यदि हम 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार चाहते हैं, तो जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। और बिहार को विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी की भूमिका है तो आप शिक्षकों की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आशीष जी ने बताया कि इसमें सभी शिक्षक अधिकांश सरकारी विद्यालयों से आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी छात्रों की संख्या जहां आज अध्ययनरत है आपके अधीन है। और यदि हम केवल जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या आज लगभग 14 करोड़ है। उसमें 9 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। अगर हम लोग एक विकसित बिहार की बात 2047 तक करते हैं तो स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में बिहार में ही हम रोजगार दे सकें, इसकी हमको तैयारी करनी होगी। शिक्षा केवल डिग्री तक नहीं, केवल पात्रता तक नहीं, लेकिन ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे हम उद्यमिता की ओर बढ़ सकें, सृजन की ओर बढ़ सकें और नए रोजगार के सृजन करने की क्षमता अपने युवाओं में विकसित कर सकें। तभी तो हम ऐसी बड़ी कल्पना कर सकते हैं जिसमें 9 करोड़ लोगों को हम बिहार में रोजगार दे सकें। यदि हम सरकारी नौकरी की बात करेंगे, किसी भी दल की सरकार आ जाए, बहुत प्रयास भी करेगी, तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी से हम रोजगार दे सकते हैं। बड़ी संख्या में यदि रोजगार का सृजन करना है तो स्वामी विवेकानंद जी की बातों का स्मरण करना होगा। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि क्या थी? जब उनकी बातों को सुनते हैं, बातों में ओज है, बातों में तेज है, बातों में एक प्रवाह है, बातों में एक प्रेरणा है। लेकिन यदि उसके अंतः में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वेदांत की भावना, वेदांत की शक्ति ही उसका आधार है। और उस वेदांत की धरती अपने बिहार की धरती रही, जिसकी सोच बड़ी अलग थी। अलग सोच नहीं रही होती तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाते। अलग सोच नहीं रही होती तो हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर पाते। वो सोच क्या थी? बहुत संक्षेप में वेदांत की 2 बातें आपके साथ रहना चाहता हूं जो स्वामी जी अक्सर उद्धृत करते थे। शिक्षक अपने शिष्य के साथ, आचार्य और शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जहां शून्य है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, वहां भी पूर्णता विद्यमान है। शिष्य बड़ा अचंभित हुआ कि जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ कैसे हो सकता है? तो गुरु ने कहा, यही दृष्टि मैं तुमको देना चाहता हूं, यही दृष्टि विद्या है। तो उसने पूछा, कैसे संभव है? उसने कहा, ऊपर देखो, बताओ क्या दिखता है? शिष्य ने देखा, उसने कहा, आसमान दिखता है, उसके नीचे वृक्ष है, उसके नीचे हम लोग बैठे हैं। गुरु ने कहा, इस वृक्ष पर चढ़ जाओ और तब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरु ने कहा, तो उसने कहा, अब मुझे कुछ टहनियां दिखती हैं, कुछ फल दिखते हैं, कुछ पक्षियों के घोंसले हैं। गुरु ने कहा, एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। शिष्य नीचे आया। तब गुरु ने कहा, इस फल को खंडित करो और अब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने कहा, अब फल का गूदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तो गुरु ने कहा, अब इसमें से एक बीज को निकालो और बीज को खंडित करके बताओ इसके अंदर तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने जब बीज को खंडित किया और ध्यान से देखा, उसने बड़े ध्यान से देखा, उसने कहा, गुरुदेव, इसमें तो कोई भिन्नता है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं दिखता जिसको वर्णित किया जाए। और तब गुरु ने कहा, जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, उसी बीज में तो पूरा वृक्ष विद्यमान है। जहां कुछ नहीं था उसमें सब कुछ समाहित। किसी बीज को जब बोओगे वृक्ष का रूप लेगा। और वही स्थिति हमारे विद्यार्थियों की है, जिसको जब हम देखते हैं तो कई बार हमको लगता है इसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन शिक्षक का सामर्थ्य है कि जिस विद्यार्थी में पूरी क्षमता विद्यमान है उसको कैसे हम इसका आभास कराएं। वेदांत की दृष्टि है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य बड़ा साधारण था, ऋषि की दृष्टि बहुत बड़ी थी। यदि हम सोचें पूर्ण कौन है, तो किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं कह सकते कि पूर्ण है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है, लेकिन
ऋषि ने जब कहा, उसकी सोच बड़ी साधारण थी। सोने को कितना भी काटेंगे तो सोने का एक कंद में तो सोना ही निकलेगा, गुण तो वही होंगे। उसी प्रकार से ईश्वर का अंश यदि हर व्यक्ति में विद्यमान है, हम चाहे किसी धर्म को मानते हो, हम ये जरूर कहते हैं कि सबकी रचना उसी सृष्टिकार ने की, और यदि कहते हैं और मानते हैं छोटा सा अंश भी आ गया तो निश्चित उस अंश में भी गुण तो वही होने चाहिए जो उस रचनाकार के हैं। और यदि उस छोटा सा अंश भी हर व्यक्ति में विद्यमान है तो निश्चित सी बात है, आदि परमेश्वर का अंश यदि थोड़ा सा भी आया तो उसके गुण तो असीम होंगे, सामर्थ्य तो असीम होगा। और इसीलिए जब हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं जिस व्यक्ति में सृष्टि की सारी शक्तियां समाहित हो, ऐसा व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को कठिन कहता हो तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। और यही बात हमारे विद्यार्थियों को जब हम बाल्यकाल से बताएंगे कि तुम पूरे समर्थवान हो, तुम में सामर्थ्य की कमी नहीं, बिहार को, भारत को विकसित बनाने में तुम्हारी अद्भुत क्षमता है जिसका उपयोग सही दिशा में करना होगा। उस प्राचीन काल में जिस व्यक्ति के मन में भाव आ गया कि मुझ में भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, ऐसे बिहार की दृष्टि के कारण ही तो हम जाति संप्रदाय के भेदों से ऊपर सोचने लगे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता रखने लगे। याद कीजिए, प्राचीन बिहार में भी जातियां थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहा होता जिसमें आज हम संघर्ष करते हुए लोगों को देखते हैं, तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, बिहार के पूर्वजों की महानता थी, हमारे शिक्षकों की दृष्टि थी। यदि ऐसा छोटा छोटा संघर्ष रहा होता तो निश्चित है आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली तो कभी स्थापित होती ही नहीं। 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से, जाति के आधार पर नहीं, बिहार की सोच थी। और आज जब हमारी युवा पीढ़ी संघर्षरत होती है तो शिक्षकों के ऊपर दायित्व है उसी वेदांत की दृष्टि को स्मरण कराने का जिसको कभी स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में प्रसारित किया। उसके वाहक आज आप बन रहे हैं, और बड़े अच्छी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको यह पुरस्कार आज प्राप्त होगा जो आपकी लंबी सेवा अवधि का द्योतक है। आर्केड बिजनेस कॉलेज के द्वारा बड़ा अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सम्मान समारोह होते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए आयोजित होते हैं। इसकी दृष्टि यदि इस प्रकार की है कि सरकारी स्कूल जहां सबसे अधिक संख्या में हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो निश्चित ही ये बहुत पुनीत कार्य है। आशीष जी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में कहना चाहता हूं इस पारितोषिक के साथ साथ एक बड़ा दायित्व तो आप पर है। विकसित भारत के लिए, एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। धन्यवाद।